Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic how to achieve profit maximization. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसके हमने बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए। तो यहाँ मैं पहले उन दो स्टेप्स को डिस्कस करूँगा जिनको फॉलो करते हुए कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ड्रीम को अचीव कर सकती है। पहला है इसका इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू और दूसरा जो स्टेप है वो है कॉस्ट कटिंग। क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए आपको रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होगा और कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का तरीका है कि आप लगातार अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करते चले जाओ और कॉस्ट को मिनिमाइज करने का तरीका है कि आप लगातार अपनी कॉस्ट को कट करते चले जाओ, तब जाकर आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस करना जरूरी है, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स रेवेन्यू को प्रॉपर्ली इंक्रीज कर सकती है। तो यहाँ मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ इसमें, दैट इज इंक्रीजिंग सेल्स क्वालिटी। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि सेल्स क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए। और सेल्स क्वालिटी को इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है? यू कैन अप्लाई बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, quality improvement, a thorough market study to assess that from which segment more money is coming to the business and concentrate in making more sales from those products or services। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेटर करना होगा, अपनी क्वालिटी में यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट करने होंगे। आपको एक प्रॉपर्ली मार्केट स्टडी को फोकस करना होगा जिसके बेसिस पर आप ये पता कर पाओ कि ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो मनी मेकिंग सेगमेंट्स हैं, जहां से आपको मैक्सिमम वेल्थ और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जैसे कि उस एरिया में आप और भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सको और वहां से आप अपनी सेल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सको। पोटेंशियल एरियाज सर्च करने हैं आपको जहां से आप सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जहां से आप रेवेन्यू को इंक्रीज करने में कामयाब हो सकते हो। ऐसे एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटर्स और सिमिलर बिजनेस की स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी प्रिपेयर कर सकते हो। और इस तरह से बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए आप अपनी सेल्स क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपके सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहता है इसके अंदर इंसिस्टिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाय मोर प्रोडक्ट्स। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजिंग है। इन पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल्स को आपको इस तरीके से या इस रेशियो में यूटिलाइज करना होता है जिससे कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इस तरीके से एनकरेज कर सको, उन्हें मोटिवेट कर सको कि वो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करें। इसके लिए उन्हें आप मोटिवेट कर सकते हो, इसके लिए उन्हें आप एनकरेज कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी एक प्रॉपर परसुएशन दे सकते हो कि उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर मार्केट में आप एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानते हैं और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैंटेसी पर या पॉइंट ऑफ फैंटेसी को अचीव कर चुके हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी अवेलेबल करा सकते हो। एक वाइड रेंज अपने कस्टमर्स को फोकस कर सकते हो इसके रेफरेंस में। इससे क्या होगा? इससे और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के साथ में जुड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट की सेल और बढ़ जाएगी। और जब वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स की तरफ से परचेज किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंज्यूमर बेस भी और इंक्रीज होगा और इसकी वजह से आपके सेल्स रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिवाइजिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगेन द सेम पॉइंट इज देयर कि अगर आप एक पॉइंट ऑफ फैंटेसी को अचीव कर चुके हो मार्केट में
या आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के साथ में मार्केट में प्रेजेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के कस्टमर से हायर प्राइजेस को चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने कस्टमर को हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने होंगे। अगर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हो और कंज्यूमर से अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज भी कर लेते हो, तो हो सकता है कि टेम्पररी बेसिस पर आपके कुछ क्लाइंट्स आपसे छूट जाएं या आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद ना करें। लेकिन अल्टीमेटली जो रिसर्च सजेस्ट करती है, रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं, पीपल प्रेफर अ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस इवन बाय पेइंग अ लिटिल हाई, यानी कि अगर उन्हें प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा भी पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो उसको परचेज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो फ्यूचर में इसका एडवांटेज आपको मिलेगा और आपका जो कस्टमर बेस है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा और इसके बेसिस पर आप अपने इंक्रीज्ड सेल्स रेवेन्यू को अचीव कर पाने में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। ये एक बहुत बेटर तरीका होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो अपना सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना केवल और केवल एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं होती है। जब तक कंपनी का हर पर्सन फ्रॉम बॉटम टू टॉप कंपनी की परफॉर्मेंस में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तब तक कंपनी प्रॉपरली अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के ड्रीम को अचीव नहीं कर सकती। तो इसी वजह से कंपनी क्या करती हैं, वो लगातार अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती रहती हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहती हैं। क्योंकि अगर उनके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे कंपनी से, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा पाने में, और इसके हेल्प से जो कंपनी होगी वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाने में कामयाब होगी, जिसके हेल्प से कंपनी बेटर प्रॉफिट्स को अर्न कर पाएगी। इसके लिए डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक का यूज़ किया जाता है कंपनी की तरफ से। जैसे कंपनी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को अनाउंस करती है, डिफरेंट टाइप के प्रमोशंस प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनका इंक्रीमेंट देती रहती है टाइम टू टाइम, या फिर उन्हें एक पिकनिक पर ले जाती है, लंच ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम, या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स को अरेंज करती है। और इन सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए वो अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार मोटिवेट करती है। इसकी वजह से जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल लगातार बूस्ट होता रहता है और वो अपनी फुल एफिशिएंसी और 100% डेडिकेशन के साथ में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कंपनी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना, ये अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मोटिवेट करती रहती है इस पर्टिकुलर पर्पज को अचीव करने के लिए। The next one is the educating all customers, both existing and potential, for your products or services. आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हो, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं तो इनको आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हो, और अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो इसके लिए आप इन्हें क्या करते हो, प्रोडक्ट के नए नए यूजेस बताते रहते हो, जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट का यूसेज और इंक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, या फिर न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या लीफलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पोस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बैनर्स पब्लिश करा सकते हो, इन सब का यूज़ कर सकते हो। और इसके बेसिस पर आप अपने एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल दोनों ही टाइप के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इससे होगा क्या, कस्टमर्स की अवेयरनेस जब लगातार इंक्रीज होगी तो वो प्रोडक्ट के यूसेज को इंक्रीज करेंगे, और यूसेज बढ़ने से आपका सेल्स रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करेंगे कॉस्ट कटिंग की। अभी तो हम बात कर रहे थे अबाउट इंक्रीजिंग द सेल्स रेवेन्यू, अब हम बात करेंगे कि कॉस्ट को कट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर किया जाना जरूरी है जिससे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए मैं पहला पॉइंट लेके चलता हूँ आपके सामने, एनालिसिस ऑफ द फुल एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी टू डिफरेंट सेक्टर्स। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स में यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में आपने अपना कितना कितना अमाउंट लगा रखा है या कितना कितना खर्चा हो रहा है। तो इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के कॉस्ट सेंटर्स को फॉलो करते हो और उन पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जा रही है उसको आप डिटरमाइन करते हो।
फिर आप ये देखते हो कि उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के साथ में ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो अननेसेसरी कॉस्ट हैं, और अगर उनको एलिमिनेट किया जाता है तो इसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, उन अननेसेसरी कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर्स पे से एलिमिनेट करते चले जाओगे, और इससे आप अपने कॉस्ट कटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कॉस्ट को कट करने का, आप अपने सप्लायर्स के साथ में प्रॉपर्ली नेगोशिएट करोगे। नेगोशिएशन किसके रेफरेंस में होगा, आप उनसे कहोगे कि आपको वो चीपर प्राइसेस में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कराए, क्योंकि आप उनसे लार्जर क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो, इसी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी पॉइंट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी मोर एफिशिएंट टू रिड्यूस वेस्टेज। एक्चुअली जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी किस लेवल की है। अगर एफिशिएंसी कम है तो वेस्टेज ज़्यादा होगी और कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रॉपर्ली फोकस कर रखा है और एफिशिएंट वे में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो, तो आपकी वेस्टेज हाई लेवल तक रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को कट कर पाने में कामयाब हो जाती हो। आपको लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना होगा इसके लिए, जिसकी वजह से आप टाइम को भी सेव कर सको और अपने प्रोडक्शन को प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सको, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे उतना ही कॉस्ट पर यूनिट लगातार कम होती चली जाएगी और वेस्टेज भी लगातार आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द looking for a new cost effective energy supplier because a large amount of money is spent on the energy sector। आपको ये देखना होगा कि जिस पर्टिकुलर सप्लायर से आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको सप्लाई अवेलेबल कराए एनर्जी की, क्योंकि जो सबसे बड़ा अमाउंट है मनी का वो एनर्जी सेक्टर में ही स्पेंड किया जाता है। और अगर आप इसमें कॉस्ट को कट करने में कामयाब हो पाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को एक मिनिमम लेवल तक ले जाने में सक्सेसफुल हो पाते हो। द नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉस्ट कटिंग इज आउटसोर्सिंग। जब हम किसी स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो एक स्मॉल बिजनेस हर तरह की टास्क को खुद के बेसिस पर कंप्लीट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि उसको टैलेंटेड पीपल को हायर करना है अपने वर्क को एफिशिएंट वे में कंप्लीट करने के लिए ऑन अ फुल टाइम बेसिस, तो इसके लिए उसको हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिसको पे करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो क्या करता है वो अपने वर्क को आउटसोर्स कर देता है। तो ऐसे उन सारे बिजनेसेस को जिनको परफॉर्म करने में वो कैपेबल नहीं होता है उनको ये आउटसोर्स कर देता है, जिसके बेसिस पर ये बहुत सारा टाइम भी सेव करता है और मनी भी सेव कर लेता है। क्या करता है इसमें स्मॉल बिजनेस, जो उसके फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं उनको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में एंगेज कर दिया जाता है और इसके अलावा जितनी भी सिंपल टास्क होती है बिजनेस की उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली कट कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द मैनेजमेंट। जो सबसे ज़्यादा खर्चा रहता है जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर कि वो उसकी नीड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन पर्टिकुलर कॉस्ट को एनालाइज करता है। लेकिन एनालाइज करने के बाद इसमें से बहुत सारे पार्ट को आप कट भी कर सकते हो। इसके बहुत सारे एरियाज हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे प्रोडक्ट एरिया होता है, क्या ना, प्रोडक्ट लाइंस का एरिया है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, टर्म्स ऑफ सेल हैं, ऑर्डर साइजेस हैं। इनको प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए मैनेजमेंट ये देख सकता है कि इनमें कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिनको कट किया जा सकता है। इन अननेसेसरी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके इनको प्रॉपर्ली एलिमिनेट करते हुए मैनेजमेंट बिजनेस की कॉस्ट को कट करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट वेज टू कट द कॉस्ट। थैंक यू।